हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ निखिल। वेलकम टू आवर चैनल दी एक्स फैक्टर। तो आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के सेशन 2 में टॉप 25 क्वेश्चन की सीरीज में रिमेनिंग 15 क्वेश्चन देखेंगे। तो जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स के 10 क्वेश्चन किए थे, उसके रिमेनिंग 15 क्वेश्चन बच गए थे। तो आज हम लोग उसका पार्ट 2 करने वाले हैं। इसके बाद जो है PYQ सीरीज जल्द ही आने वाला है, उसके लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ यार, क्योंकि PYQ करना बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, नहीं CUET के लिए, कोई भी तुम एग्ज़ाम दोगे आज के बाद जीवन में, उसके लिए PYQ करना बहुत ज़रूरी है। किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं जो क्वेश्चन ये टॉप 25 तैयार करता हूँ वो जो होते हैं रेलिवेंट होते हैं तुम्हारे CUET के लिए। तो चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे यार। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू न्यूक्लियाई ऑफ मास नंबर 3, दो न्यूक्लियाई हैं जिसका मास नंबर 3 है, कंबाइन कर रहा है विद अनदर न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 4, एक अनदर न्यूक्लियस के साथ जिसका मास नंबर 4 है, टू एल्ड न्यूक्लियस, एल्ड देता है यानी कि प्रोडक्ट मास नंबर ऑफ 10 जिसका मास नंबर 10 है। इफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर द मास 3 4 10 आर इतना 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 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली, देन इन दिस प्रोसेस डेल्टा mc स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखो, आइंस्टाइन ने एक फेमस इक्वेशन दिया था, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, देखो ये रिलेशन तुमको पता होगा, लेकिन इस एनर्जी यहाँ पे जो E है वो एनर्जी है उसका, वो बेसिकली कौन सी एनर्जी है, ये पता है कौन सी एनर्जी है। जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो उसमें एनर्जी अगर रिलीज होता है या अब्जॉर्ब होता है तो ये वाला जो एनर्जी है वही है। तो बेसिकली E इज इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर होता है। अब देखो क्या निकालना है हम लोग को, डेल्टा एम सी स्क्वायर निकालना है, यानी कि इसका मतलब हम लोग को क्या निकालना है, चेंज इन एनर्जी निकालना है। अब देखो डेल्टा एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, मैं बताता हूँ। डेल्टा एम सी स्क्वायर होता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है यार, बाइंडिंग एनर्जी होता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वन न्यूक्लियस इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी इनटू कितने न्यूक्लियस हैं, तो इस हिसाब से पहले हम लोग बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, एक बार प्रोडक्ट पहले निकालते हैं यार। तो देखो प्रोडक्ट में क्या है, ये बन रहा है जिसका 10 है मास नंबर, तो उसका कितना दिया हुआ है यार बाइंडिंग एनर्जी, 6.1, यानी कि 6.1 इंटू कितना इसका मास नंबर है 10। ए न्यूक्लियस यानी कि एक ही न्यूक्लियस बन रहा है, यहाँ पे ध्यान दो वर्ड पे। तो इस हिसाब से कितना हो गया, इसमें 1 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हो गया तुम्हारा 61। अब देखो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, एक बार रिएक्टेंट निकालते हैं। तो रिएक्टेंट में क्या हो जाएगा, दोनों का ऐड करना पड़ेगा, जो भी न्यूक्लियर रिएक्शन में दोनों कंबाइन हो रहे हैं उन दोनों का ऐड करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यार। तो कितना हो गया, दो न्यूक्लियस है इसके, जिसका मास नंबर 3 है, उसका कितना दिया हुआ है बाइंडिंग एनर्जी 5.6। तो यहाँ पे पुट कर देंगे यार 5.6 प्लस एक न्यूक्लियस के साथ हो रहा है तो 1 इंटू 7.4 इंटू 4। अब देखो, अब तो यहाँ से बस कैलकुलेशन है यार, वो तो करना पड़ेगा, मैं करके दिखाता हूँ। तो ये कितना हो गया, 6 इंटू 5.6 प्लस 7.4 इंटू 4 हो गया। तो एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 जा 36, यानी कि 3 कैरी, 6 5 जा 30, यानी कि 33 हो गया, प्लस 4 4 जा 16, 4 7 जा 28, 29, इतना आ गया। अब ये दोनों को एक बार ऐड करते हैं, 6 6 12 हो गया, 9 और 3 12 13, 3 2 5 6, यानी कितना आ गया। अब बस फार्मूला में पुट करते हैं यार। तो डेल्टा एम सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कितना है 61, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कितना है 63.2। तो यहाँ से क्या आ गया, ये हो गया तुम्हारा 8 हो गया, सॉरी सॉरी 8 नहीं होगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2, और यहाँ पे यानी कि 2.2 नेगेटिव का। अब देखो ये नेगेटिव क्या शो कर रहा है, नेगेटिव ये शो कर रहा है यार कि ये जो एनर्जी जो है ये रिलीज हुआ है,
जब दोनों कंबाइन हो रहे हैं तो ये एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो बेहद ही आसान क्वेश्चन था यार, बस ये तुमको फार्मूला अगर मालूम हो तो ये बस कैलकुलेशन है। अब चलते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन पे। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे यार, कह रहा है द एनर्जी रिलीज्ड इफ द हाइड्रोजन एटम्स आर कंबाइंड टू फॉर्म दिस। तो देखो अभी अभी बताया, लास्ट क्वेश्चन में भी यही था। देखो दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन कर रहे हैं और क्या बन रहा है, हीलियम एटम बन रहा है। ये देखो बेसिकली क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है 1 2, बेसिकली मास नंबर दिया हुआ है और एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। तो देखो बाइंडिंग एनर्जी क्वेश्चन में दिया हुआ है पर न्यूक्लियन, इसका और इसका दोनों का दिया हुआ है। तो क्या निकालना है, एनर्जी रिलीज्ड। अब एनर्जी रिलीज्ड कहने का मतलब डेल्टा एम सी स्क्वायर ही निकालना है। और डेल्टा एम सी स्क्वायर क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट। तो एक बार बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट डायरेक्ट मैं बनाता हूँ। तो यहाँ से 7.2 इंटू, अब देखो ये जो प्रोडक्ट बना इसमें कितने न्यूक्लियस हैं, 4। जितना मास नंबर होता है उतने न्यूक्लियस होते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नेगेटिव कितना हो जाएगा 1.1। अब देखो ये दोनों का करना पड़ेगा, तुम्हारा इसका भी लेना पड़ेगा और इसका भी लेना पड़ेगा। तो ऐसा करता हूँ मैं, पहले नंबर 2 न्यूक्लियस है और एक बार 2 से मल्टीप्लाई भी कर दे रहा हूँ क्योंकि दोनों का तो सेम ही होगा। तो यहाँ से क्या होगा 7.2 इंटू 4, निगेटिव का 2 to 4 हो गया। तो ये मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 4 2 जा 8 और ये हो गया तुम्हारा 4। तो यहाँ से क्या हो गया यार 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, नेगेटिव का 4.8। तो यहाँ से क्या आ गया, ये तुम्हारा डायरेक्ट 24 आ रहा है। तो इस हिसाब से, अच्छा यहाँ पे 1.1 था, सॉरी सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। यहाँ पे 1.1 था तो ये क्या हो जाएगा 4.4 होगा। अगर 4.4 होगा तो ये कितना गया 24.4। इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया यार वो होगा तुम्हारा बी। तो ये भी आसान क्वेश्चन था। देखो ये फार्मूला जो है तुम्हें याद रखना है, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बार बार तुमसे ये पूछेगा मॉडर्न फिजिक्स में। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लॉजिक गेट का क्वेश्चन आ गया। कहता है द आउटपुट y फॉर द गिवन इनपुट्स ए और बी टू द सर्किट। ए और बी इनपुट के लिए आउटपुट क्या होगा। तो देखो यहाँ पे इनपुट दिया हुआ है ए और बी। अब देखो इस फिगर को देख कर डरना नहीं है, मैं बताता हूँ। जब भी ये इनपुट में ये डायग्राम बना के दिया हुआ है, ये देखो नीचे है, इसका मतलब पहला इनपुट जो है वो 0 है। एक बार मैं बना लेता हूँ ए और बी, ऐसे ही तुम लोग भी करना यार। तो देखो पहला इनपुट ए का कितना है, 0 है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0। देखो दूसरा इनपुट ए का कितना है, ये नहीं, ये तो सीधी लाइन है, इसका कोई मतलब नहीं। ये देखो दूसरा इनपुट है, ये तुम्हारा 1 हो गया। तो दूसरा इनपुट 1 हो गया, फिर से एक बार 1 है। देखो इतना ही दिया हुआ है, इसके बाद तो ये डायग्राम नहीं बना हुआ है, इसमें बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, इतना में भी हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद बी पे देखते हैं, बी पे क्या है, पहला इनपुट 1 है, दूसरा इनपुट भी 1 है, तीसरा इनपुट 0 है। तो ले लेते हैं 1 1 0। अब क्या करेंगे, बेसिकली इस लॉजिक गेट के अनुसार जो भी दिया हुआ है आउटपुट हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। तो पहले ए की जगह पर क्या लेना है, 0 लेना है, और बी की जगह पे क्या लेना है, 1 लेना है। तो एक बार सॉल्व करते हैं यार। देखो यहाँ से 0 गया, यहाँ पे भी 0 पहुंचा है। अच्छा ये भी 0 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे भी 0 पहुंचा है, लेकिन यहाँ पे नॉट लगाया है, वो रिवर्स करना होगा, यानी कि ये हो जाएगा 1। ये तुम्हारा पहले से ही 1 था। अब देखो आगे क्या होगा, ये 1 था, यहाँ पे भी 1 गया है। अच्छा अब देखो ये एंड गेट है, यानी कि 1 इंटू 0 कितना होता है, 0। तो बेसिकली ये 0 पहुंच गया, यहाँ पे भी 0 आ गया। अब देखो ये जो नॉट गेट था, मतलब ये रिवर्स करने वाला, बेसिकली इसको हमने तो कर दिया है। तो 1 इंटू 1 कितना हुआ, ये भी एंड गेट है, तो 1 इंटू 1 1 ही होता है। अब देखो ये और गेट आ गया, यानी कि ऐड होता है। तो 1 प्लस 0 कितना होता है, 1। तो इस हिसाब से हमारा जो आउटपुट है वो पहला आउटपुट क्या है, 1 होता है। तो पहला आउटपुट किसमें 1 दिख रहा है यार, इसमें तो नहीं दिख रहा है, यानी कि हो ही नहीं सकता। इसमें भी नहीं दिख रहा है, यानी कि ए नहीं तो बी होगा। अब देखो ए, बेसिकली तुम लोग को ये तो पता होगा ना, मैं ये मान के क्वेश्चन बता रहा हूँ कि एंड गेट का जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है और गेट का जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है, ये तुम लोग को पता होगा। ये बेसिकली एंड गेट है, ये और गेट है। इसका क्या होता है, ए इंटू बी होता है। यहाँ पे क्या होता है, ए प्लस बी होता है। एक होता है नॉट गेट, इसका मतलब क्या होता है, जो भी तुम्हारा जाएगा और इनपुट वो रिवर्स हो जाएगा। मान लो 1 जा रहा था तो यहाँ पे 0 हो जाता है। एक होता है नंद गेट, जो एंड गेट और नॉट गेट को
ऐड करके बनाया जाता है। तो बेसिकली मैं ये मान के चल रहा हूँ ये सब तुम लोग थ्योरी में पढ़ के आए हो। अगर नहीं पढ़ के आए होगा तो आने वाले कुछ सीरीज में मैं थ्योरी भी लाने वाला हूँ, बहुत ही क्रिस्प में वे में होगा। मतलब 1 घंटे या 45 मिनट में जो भी तुम्हारा एक एक करके चैप्टर में कवर करने वाला हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट इनपुट पे। नेक्स्ट इनपुट क्या है हमारा? 1 1। एक बार 1 1 लेके देखते हैं। देखो मान लो यहाँ से 1 गया तो ये भी 1 पहुंचा है। अच्छा ये देखो बी को 1 तो है ही था, तो 1 × 1 कितना हो गया? 1 हो गया, क्योंकि एंड गेट है तो यहाँ पे भी 1 आ गया। अच्छा देखो 1 आया यहाँ से, लेकिन जब ए को हम लोग 1 लेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 0 बन जाएगा। नहीं 1 × 0 कितना हुआ? 0। अब देखो ऊपर में 1 आया था। खिचड़ी ना पक जाए और तुम लोग कॉपी पे फ्रेश किया करो। मैं यहाँ पे ऐसे ही कर रहा हूँ। तो कितना गया नीचे? 0 हो गया, ऊपर 1 है, तो 1 + 0 कितना होता है? 1। यानी कि यहाँ से भी आउटपुट क्या आ रहा है? 1 ही आ रहा है। तो एक बार के लिए वो कौन से ऑप्शन में है? देखो बी ऑप्शन में जो है हमारा आउटपुट जो है 1 1 है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यार, वो तुम्हारा बी हो जाएगा। लॉजिक गेट को पहचानना तुम लोग सीख जाओ, बस ये सब क्वेश्चन जो है हो जाएंगे। और ये डायग्राम देखकर वो डराने की कोशिश करता है, बेसिकली ये इनपुट आउटपुट दिया हुआ है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यार। क्या कह रहा है? न्यूक्लियस ऑफ मास एम, एक न्यूक्लियस है जिसका मास एम है, वो स्प्लिट कर रहा है 2 पार्ट्स में। एक मास है एम न्यूक्लियस का, तो वो स्प्लिट कर रहा है 2 मासों में, m⁻3, और दूसरा जो मास है वो हो गया 2m⁻3। और m जो है वो बड़ा है m' से, ये तो बेसिकली होना ही है। तो रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द 2 पार्ट्स विल बी। अब देखो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? λ=h/p। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? h/m भी। अच्छा λ हम लोग क्या लिख सकते हैं? h/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये रिलेशन भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा, ये बेसिकली तुम लोग को याद होना चाहिए। एक और होता है h/√2m³ इंटू डेल्टा भी। ये डेल्टा भी क्या है? चेंज इन पोटेंशियल। अब देखो आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं हम लोगों से? रेशियो पूछ रहे हैं। अच्छा तुम लोगों ने क्लास 11th के मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, जब भी विदाउट एक्सटर्नल फोर्स कोई भी पार्टिकल जो है स्प्लिट होता था तो क्या होता था? मोमेंटम जो होता था वो कंजर्व होता था। यानी कि जो पहले मोमेंटम होगा पी इनिशियल वही पी फाइनल होगा। इस हिसाब से अगर हम लोग रेशियो निकालने का प्रयास करें, लेमडा क्या होता है? h/p होता है। यानी कि पी इनिशियल जो होगा वही होगा पी फाइनल। तो इस हिसाब से λ1/λ2 क्या हो जाएगा? अब देखो एच तो दोनों के लिए कांस्टेंट ही था, अब पी इनिशियल और पी फाइनल भी इक्वल ही हो गया, तो इस हिसाब से इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 1/1। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? 1/1। बेसिकली ये तुम लोगों को क्या बोलते हैं, ये गूगली क्वेश्चन था। तुम लोग कैलकुलेशन करने जाओगे और इसका जो तुम लोग आंसर क्या है वो तुम लोग बी लाओगे, रेशियो निकाल के ये वैल्यू पुट करोगे, उसके बाद ये वैल्यू पुट करोगे, तो उससे आने वाला नहीं है। बेसिकली ये क्या था, जब भी तुम लोगों ने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा 11th क्लास के, जब भी दो पार्ट में या 3 पार्ट में स्प्लिट होता था तो मोमेंटम क्या होता था? कंजर्व होता था। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है यार? हाइड्रोजन एटम from excited state comes to ground state by emitting a photon of wavelength lambda। हाइड्रोजन एटम है वो एक्साइटेड स्टेट में है, वो ग्राउंड स्टेट पे आता है। तो बेसिकली वो सिंपल है, वो जब आएगा तो फोटोन इमिट करेगा जिसका वेवलेंथ क्या दिया हुआ है? लैम्डा दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन ऑफ द एक्साइटेड स्टेट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन का वैल्यू। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो एक्साइटेड स्टेट में था तो वो किस n = में था, मतलब वो बेसिकली सेल नंबर किस में था? तो मान लो कि वो एन जो है वो तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा उसको एन ही रहने देते हैं एक बार के लिए, हम लोग इसको एन ही लेते हैं। अच्छा अब देखो तुम लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स में 2 3 रिलेशन पढ़े होंगे। एक रिलेशन क्या होता था? एम भी आर इज इक्वल टू क्या होता है? NH/2 पाई। अच्छा यहाँ पे जो आर है वो तो रेडबर्ग कांस्टेंट होता नहीं, वो रेडियस होता है। यानी कि ये रिलेशन तो यूज नहीं होने वाला है। एक और रिलेशन होता है, वो क्या होता है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ का λ=h/p होता है। अच्छा यहाँ पे भी रेडबर्ग कांस्टेंट नहीं आ रहा होगा। एक और रिलेशन तुम लोग को याद आ रहा होगा, 1/λ=r×1/n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। ये देखो ये रिलेशन यूज होगा, इसमें क्या होता है? ये लेमडा जो फोटोन इमिट होता है उसका दिया होता है। तो इस हिसाब से ये रिलेशन यूज होने वाला है। अब देखो ग्राउंड स्टेट में आया है, यानी कि तुम्हारा n2 कितना हो गया? वो तुम्हारा n2 कितना हो गया? 1। अच्छा n2 नहीं, बेसिकली n1 होगा, सॉरी n1 कितना हो गया? वो तुम्हारा हो गया 1। n2 जो है उसको एक बार n ही रहने देते हैं।
तो यहाँ से तो बेसिकली कैलकुलेशन ही है। अच्छा, इस फॉर्मूले को याद रखने का बेसिकली सिंपल तरीका है। देखो 1/λ इज इक्वल टू आर। अच्छा, इसमें कन्फ्यूजन होता है, ये n1 n2 किसको लें। तो देखो, ये बेसिकली छोटा होता है और ये बेसिकली क्या होता है, बड़ा होता है। तो बड़ा होता है इस हिसाब से, देखो ग्राउंड स्टेट में आ रहा है यानी कि सबसे छोटा कौन हुआ, 1 वाला। अब जब वो एक्साइटेड स्टेट में होगा तो 1 से बड़ा ही होगा, यानी कि ये बड़ा हुआ। तो यहाँ से बस वैल्यू पुट कर दो यार, 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू 1/1 माइनस 1/n का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो गया, 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस 1/n स्क्वायर हो गया। अब देखो इस ई एन का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से वो क्या हो गया, 1/λ इंटू आर हो गया इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1 ये भी एन स्क्वायर आ गया। अच्छा, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एन स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा आर एन स्क्वायर माइनस कितना आ गया, लेमडा आर। अच्छा, एक बार क्या मैं क्या करता हूँ, एन स्क्वायर माइनस लेमडा आर एन स्क्वायर को इधर ले आता हूँ। तो ये क्या हो गया, माइनस का लेमडा आर। अच्छा, इसको माइनस ना करने के लिए मैं उस एक बार उधर लेके जाता हूँ, क्योंकि नेगेटिव में तो ऑप्शन दिख नहीं रहा है मेरे को। तो मैं क्या करता हूँ, लेमडा आर एन स्क्वायर, इसको उस साइड ले जाता हूँ तो कितना हो गया, माइनस का एन स्क्वायर। और इसको उस तरफ ले जाता हूँ तो कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू आर। अब यहाँ से बेसिकली मैं क्या करता हूँ, एन स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ तो क्या हो गया, लेमडा आर माइनस 1 हो गया इज इक्वल टू लेमडा आर हो गया। तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, लेमडा आर अपॉन लेमडा आर माइनस 1। कैलकुलेशन बहुत ही ध्यान से किया करो। तो यहाँ से एन का वैल्यू क्या आ गया, अंडर रूट में लेमडा आर अपॉन लेमडा आर माइनस 1 हो गया। तो ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है यार, ये ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी में दिख रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स में तुम लोग फार्मूले अपने टिप्स पे रखा करो, तो उससे क्या हेल्प होगा, तुम लोग जल्दी से रिलेट कर पाओगे कौन सा फार्मूला यूज करना है। बेसिकली ये तो थ्योरी का पार्ट है, अब ये तो मैं ऐसा नहीं है कि एक्सप्लेन करूंगा पूरा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट इज गिवन बाय। ये तो बेसिकली बेहद ही आसान क्वेश्चन हो गया। इसका तो रिलेशन अभी अभी मैंने बताया, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। यहाँ से क्या पूछ रहा है, nth ऑर्बिट में उसका मोमेंटम पूछ रहा है। मोमेंटम कहने का मतलब, ये देखो ये हुआ तुम्हारा मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा, एन एच अपॉन 2 पाई आर। ये क्या हो गया तुम्हारा मोमेंटम, यही पूछ रहा था हमसे। तो एन एच अपॉन 2 पाई आर, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, निहायत ही आसान क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। बेसिकली ये मेरे को एच डब्ल्यू देना चाहिए था, सॉरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यार। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यार, क्या कह रहा है, हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, एक हाइड्रोजन एटम है वो ग्राउंड स्टेट में है, एब्जॉर्ब करता है एनर्जी इतना। अच्छा, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज्ड बाय। अब देखो, जब भी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा तो वो ग्राउंड स्टेट में नहीं रहेगा, वो किसी भी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो पहले हम लोग को पता लगाना पड़ेगा कि किस एक्साइटेड स्टेट में गया, यानी कि एन का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग को एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में कितना इंक्रीज हुआ। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन क्या होता है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो इसमें कितने का इंक्रीज हुआ है वो हम लोग को निकालना है। तो बेसिकली पहले तो हम लोग एन फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, एनर्जी ग्राउंड स्टेट में कितना होता है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होता है। अब देखो हाइड्रोजन एटम के लिए है, तो -13.6 इंटू 1/n स्क्वायर। तो इस हिसाब से तुम्हारा कितना हो गया, कितना हो जाएगा, -13.6 इंटू 1/। अब देखो एन के जगह पर हम लोग पहले ग्राउंड स्टेट में एक बार एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे 1 ही हो जाएगा। तो -13.6। अब देखो फाइनल एनर्जी एक बार निकालते हैं, ई फाइनल। तो उसके लिए बेसिकली दोनों को हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। तो -13.6। अब देखो एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ है तो पॉजिटिव ही साइन रहेगा। तो कितना हो गया, +12.09। इसको एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं यार। तो 13.6 12.09, तो ये हो गया 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा तुम्हारा 5, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 1, यानी कि नेगेटिव का 1.51। अब देखो हम लोग को क्या निकालना है, ये किस एक्साइटेड स्टेट में गया होगा। तो जिस भी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा उतना एनर्जी ये रिलीज करेगा, नेगेटिव आया है फाइनल एनर्जी।
तो यानी कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये अब देखो हाइड्रोजन के लिए चल रहा है तो ये तो बेसिकली 1 ही होने वाला है हमेशा। अब मैं क्या करता हूँ, -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। अब देखो इतना एनर्जी रिलीज किया तब ये एक्साइटेड स्टेट में गया, वो इसके इक्वल होना चाहिए। जो भी एनर्जी रिलीज हुआ वो इसके इक्वल होना चाहिए। तो बेसिकली इन दोनों को हम लोग कंपेयर कर देते हैं। तो 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1.51। तो यहाँ से कैलकुलेशन है यार। तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू 13.6 अपॉन 1.51। तो ये बेसिकली तुम्हारा डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जब तुम लोग करोगे तो अप्रोक्स 9 पॉइंट समथिंग समथिंग जा रहा होगा। तो एन स्क्वायर, तो एन का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 3। यानी कि जो जिस भी एक्साइटेड स्टेट में गया वो एन इज इक्वल टू कितना है, वो 3 है। अब देखो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का इंक्रीज बताना है। पहले ग्राउंड स्टेट में था तो एम भी आर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच अपॉन 2 पाई हो जाएगा। एन की जगह पर 1 हमने पुट किया। उसके बाद एम भी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 एच अपॉन 2 पाई। अब देखो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसको बोलते हैं, ये एम बी आर को ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। इसमें इंक्रीज बताना है। तो ये मान लो फाइनल, ये मान लो इनिशियल है तुम्हारा, ब्रैकेट में लगा देता हूँ पूरी तरह से। तो फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा। तो 3h/2 पाई माइनस h/2 पाई। तो इसको बस कैलकुलेट कर लेना है। तो 2 पाई एलसीएम हो जाएगा। तो ऊपर में कितना बचेगा, 2h/2 पाई। ये 2 से 2 कैंसिल, यानी कि कितना आ गया, h/पाई हो गया तुम्हारा। ये h/पाई आया। अच्छा अब ऑप्शन में क्या दिख रहा है हम लोगों को, ये तो बेसिकली डाटा में दिया हुआ है। तो h का वैल्यू क्या होता है यार, h इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। अच्छा पाई का वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं, 22/7 ले लेते हैं। तो अब इसको फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं, चेंज इंक्रीज कितना हुआ है। तो इंक्रीज को बेसिकली हम लोग डेल्टा से लेते हैं, बेसिकली ऐसे ही मैं मान रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा, 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 अपॉन 22, और ये ऊपर चला जाएगा 7 ही हो जाएगा। तो इसको मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो देखो अब पहले 7 से एक बार गुना कर देते हैं यार। तो कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21, 2 कैरी, 7 6 जा 42, 44 हो गया, 4 कैरी, 7 6 जा 44 और 42, 4 और 4 46 हो गया, इंटू 10 टू द पावर -34 अपॉन 22 हो जाएगा। तो इसको एक बार डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, और 2 बार में लगेगा, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग समथिंग इंटू 10 टू द पावर -34 यहाँ से दिख रहा है हम लोग को। अब पूरा कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक भी ऑप्शन में 2 पॉइंट समथिंग समथिंग नहीं दिया हुआ, वो दिया हुआ था तो एक्यूरेसी पे जाते, उसके बाद भी सॉल्व करते। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये बेसिकली थोड़ा सा कैलकुलेशन वियर्ड लगा होगा, लेकिन करना ही पड़ेगा, कोई इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे यार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यूक्लियस ए, एक न्यूक्लियस है ए हैविंग मास नंबर 220 एंड इट्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट स्प्लिट इनटू 2 फ्रैगमेंट्स, ये 2 फ्रैगमेंट्स में स्प्लिट होता है बी और सी में, जिसका मास नंबर 105 एंड 115 है। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन बी एंड सी इतना दिया हुआ है। तो पूछता है द एनर्जी क्यू रिलीज्ड पर फिजन, बेसिकली कुछ नहीं है, पहले क्वेश्चन में भी ये आया था डेल्टा एम सी स्क्वायर। ये बेसिकली क्या होता था तुम्हारा एनर्जी, अच्छा ये एनर्जी नहीं होता है, ये तो बेसिकली चेंज इन एनर्जी हो गया, डेल्टा लिखा था मैंने। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम सी स्क्वायर, आइंस्टीन का ये एनर्जी का फॉर्मूला है। देखो उसने क्या पूछा है, द एनर्जी क्यू रिलीज्ड पूछा है, यानी कि चेंज इन एनर्जी ही निकालना है हम लोग को। अब रिलीज हुआ या ऑब्जॉर्ब हुआ वो तो पता चलेगा जब हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे। अच्छा तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो पहले बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक बार प्रोडक्ट निकालते हैं यार। तो देखो ये न्यूक्लियस है वो जो कितना हमें स्प्लिट कर रहा है, ये बी और सी में, तो यानी कि ये दोनों हमारा प्रोडक्ट हो गया। तो 105 इंटू 6.4 प्लस 115 इंटू 6.4, और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एक बार लिखते हैं यार। तो कितना हो जाएगा, 220 इंटू 5.6। अब देखो कुछ नहीं करना, बस इसमें वैल्यू पुट कर देना तुम लोग। तो ये बेसिकली तुम लोग को मैं एच डब्ल्यू दे रहा हूँ। अब तुम लोग देखो यार, मैं कैलकुलेशन करूंगा उससे कुछ फायदा नहीं, तुम लोग कैलकुलेशन करोगे उससे फायदा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका जो आंसर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यार, क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन in third orbit of helium positive ion to the speed of electron in third orbit of hydrogen atom। अब देखो, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए हम लोगों ने 3 फॉर्मूले पढ़े थे, इसको बेसिकली टिप्स पे रखना। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट और एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट कितना होता है, ये बेसिकली तुम लोग को टिप्स पे रखना है। तो 0.0529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। अब देखो ये किस में होता है, एंस्ट्रॉम में होता है, ये यूनिट याद रखो किस में होता है। उसके बाद वेलोसिटी क्या होता है, 2.188 इंटू 10⁻6 इंटू जेड अपॉन एन, ये किस में होता है, मीटर प्रति सेकंड में होता है। उसके बाद एनर्जी किस क्या होता है, अभी अभी हमने इसका फॉर्मूला देखा, 13.6 इंटू कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये एनर्जी किस में होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये बेसिकली फार्मूला तीनों तुम लोग टिप्स पे रखा करो, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यार, तो इसको तो याद रखना ही पड़ेगा। और बेहद आसान है, इसको याद रखना है यूनिट को किस हिसाब से। रेडियस का यूनिट हम लोग क्या होता है, सबसे बड़ी यूनिट एंस्ट्रॉम। मैं बेसिकली याद करने का तरीका, वेलोसिटी क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड में। एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। ये यूनिट का तुम लोग ध्यान रखना है, वो क्या करेगा, ऑप्शन में चेंज करके देगा। तो यहाँ तो वो पूछ नहीं रहा है, यहाँ पे क्या है, रेशियो पूछ रहा है। तो रेशियो में क्या, अच्छा इसको मैं क्या मान लेता हूँ एक बार के लिए, ए नोट मान लेता हूँ, क्योंकि रेशियो अब उसको कैंसिल ही हो जाएगा। तो रेडियस किसके लिए पहले लिखते हैं, हीलियम पॉजिटिव के लिए, अपॉन रेडियस किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा यार, हो जाएगा ए नोट इंटू, देखो थर्ड ऑर्बिट में है तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन एटॉमिक नंबर, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, अपॉन ए नोट इंटू, ये भी थर्ड ऑर्बिट में है तो ए 9 हो गया, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। ये देखो सारा कुछ कैंसिल हो गया यार, तो रेशियो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 1:2। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आसान क्वेश्चन था अगर फॉर्मूला तुमको याद हो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लॉजिक गेट का क्वेश्चन है। अब बेहद ही आसान क्वेश्चन है, तो ये मैं कराने वाला नहीं हूँ, ये भी तुम्हारा HW है। बेसिकली तुम लोग वैल्यू पुट कर करके देखना, पहले ए कॉलम बना लेना, फिर बी कॉलम बना लेना, कुछ भी इनपुट ले लो खुद से, 1 1 1 0 0 1, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, दोनों को एक बार 0 0 ले लेना। इसके बाद तुम लोग आउटपुट देखना क्या आ रहा है, वो किस बुलियन अलजेब्रा से मैच कर रहा है, एंड गेट के, या फिर और गेट के, या फिर नॉर गेट के, या फिर नंद गेट से। तो ये बेसिकली तुम लोग फाइंड आउट कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यार। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा असर्शन रीजन है। तो असर्शन पहले पढ़ते हैं, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी। अब देखो, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट द स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेज। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी का मतलब ये होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कि 1 सेकंड में जो इस मेटल प्लेट पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स गिर रहे थे, जो इंटेंसिटी लाइट की गिर रही थी वो हमने बढ़ा दी। यानी कि 1 सेकंड में अगर 10 गिर रहे थे तो उसको मैंने 100 कर दिया। अब देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता था, कि एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब इस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को हम लोग क्या लिख सकते थे, E इज इक्वल टू 5 प्लस ई इंटू वी एस, यानी कि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा, तो इस हिसाब से अगर इंटेंसिटी हम लोग बढ़ाते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज करना चाहिए। अब देखो, ई एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू, एक मिनट, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस ई इंटू वी एस हो गया। अच्छा, फ्रीक्वेंसी जब तक बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं तब तक स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला है। तो इस हिसाब से असर्शन जो है वो हमारा क्या हो गया, वो तो फॉल्स है। अब आते हैं एक बार रीजन पे। तो रीजन क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट the rate of photoelectrons emitted provided the frequency of the incident light greater than the threshold frequency। देखो, इंटेंसिटी अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट हो रहे हैं इस मेटल प्लेट पे वो बढ़ जाएंगे, कब, जब फ्रीक्वेंसी जो होगा इंसिडेंट लाइट का वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगा। तो ये तो बेसिकली ये थ्योरी का पार्ट है, ये बेसिकली ट्रू ही है। अच्छा, एक चीज़ मैं समझाता हूँ, अगर इंटेंसिटी बढ़ा, पहले 10 गिर रहे थे अब 100 गिरने लगे, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी 100 ही गिरे थी आउट होंगे, इससे इमिट होंगे। तो इस हिसाब से इंटेंसिटी को जैसे हमने इंक्रीज किया, रेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड, रेट कहने का मतलब कितना बढ़ा, तो वो रेट भी क्या होगा, वो भी इंक्रीज कर जाएगा। तो हिसाब से रीजन भी जो है ट्रू है। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, अ प्रोटॉन एन इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव द सेम एनर्जी। तीनों का एनर्जी क्या है, सेम है।
तो बोल रहा है द डी ब्रॉगली वेवलेंथ विल बी कंपेयर्ड एज, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ को कंपेयर करना। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है यार, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम डी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो काइनेटिक एनर्जी आता है एक फॉर्मूले में, कौन से वाले में, एच अपॉन अंडर रूट 2m के ई। तो ये एनर्जी सेम दिया हुआ है बोला है, तो यही वाला रिलेशन यूज करेंगे हम लोग। तो एक बार यूज करते हैं, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m के। अब देखो अगर एनर्जी सेम हो गया, ये तो कांस्टेंट ही है, एच भी कांस्टेंट होता है, यानी कि लेमडा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/√m के। यानी कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका लेमडा कम होगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो सबसे कम होता है, उसके बाद प्रोटॉन का होता है, उसके बाद अल्फा पार्टिकल का, ये तुम लोग याद रखना। और ये डाटा में तुम लोगों ने देखा भी होगा। तो इस हिसाब से देखो अल्फा पार्टिकल का मास क्या है, सबसे ज्यादा है, तो इसका वेवलेंथ क्या होगा, सबसे कम होगा। किसमें सबसे कम दिख रहा है, एक इसमें दिख रहा है, और देखो एक इसमें दिख रहा है। उसके बाद क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन का क्या है, सबसे मास कम है, तो इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो ये किसमें दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन, देखो सबसे ज्यादा इसी में। अब कोई सा भी ऑप्शन नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है और अल्फा पार्टिकल का सबसे कम है। तो इस हिसाब से जो करेक्ट आंसर हो गया इसका यार, ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन यार। तो इसके बाद ये एक मोटिवेशन, इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ एनीथिंग इज पॉसिबल। अगर खुद पे भरोसा है यार तो कुछ भी कर सकते हो, कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही था यार। नेक्स्ट सेशन में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी हो चुका है, तो नेक्स्ट सेशन में बेसिकली उसके बाद जो अल्टरनेटिव करंट है उसको टॉप 25 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही यार, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।